नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है प्रमोद शुक्ल पिपासु और आज मेरे साथ हैं श्रीमान रवि सिंह चौधरी। पंचतंत्र जो भारत का एक प्राचीन कथा ग्रंथ है, कहा जाता है कि बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर कथाएं इसमें प्रस्तुत की गई हैं। परंतु क्या ये कथाएं बच्चों के लिए नहीं लिखी गई हैं? इस पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रवि सिंह चौधरी जी। और भारतीय प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है, न्याय व्यवस्था कैसी रही है, इस समय क्या चल रहा है, इस पर एक प्रकाश आप लोगों के समक्ष आलोकित हो रहा है जी। तो न्याय दर्शन या तर्कशास्त्र को विषय जब रखे, चाहे कॉरपोरेट के लोग हैं या मतलब वर्किंग लाइफ में आ गए, जो स्टूडेंट नहीं रहे, कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, तो उनका एक फीडबैक ये आता है कि समझने की जो क्षमता है उसका क्षय हुआ है, वो गिरा है और स्तर उसका गिरा है। तो इसको और सरल कैसे कर सकते हैं, मतलब सरलतम रूप में भी जब उस पर बात हुई तो भी उन्हें थोड़ा क्लिष्ट लगा, चाहे वो शायद वोकेबलरी की बात होगी। नए नए शब्द जब पहली बार सुनते हैं तो उसको दिमाग में एक दूसरे से जोड़ने में कठिनाई आती है। तो फिर एक कहानी के बारे में पता चला कि ये ही डायलेमा, यही द्वंद जो है वो राजा अमर शक्ति को होती है, क्योंकि उनके जो तीनों जो बेटे हैं वो अर्थशास्त्र नहीं समझ पाते। हाँ, जो राज चलाने के लिए आवश्यक है। अब वो विष्णु शर्मा को बुलाते हैं कि मेरे बेटों को समझ में नहीं आता है अर्थशास्त्र, अब हम क्या करें। तो जो पंचतंत्र हम सुनते हैं तो बच्चों की किताब है नहीं, हमें लगता है कि उसमें हाथी और बाघ और चिड़िया ये सब है, कहानी तो है। बच्चों के लिए लिखी नहीं गई थी। और पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र। तो जो हम साप्तांग मॉडल देखे, चाहे आचार्य चाणक्य की, ये एक जो शासन तंत्र में जो 7 व्यवस्थाएं होती है कि जिसमें राजा है, मतलब स्वामी है ना, अमात्य है या दुर्ग है, दंड है, कोष है, मित्र है। तो मित्र कैसे बनाना, भेद कैसे होता है, राज्य कैसे चलता है, तो ये इसकी समझ होना बिना शिक्षा दिए अर्थशास्त्र का ये कैसे संभव, यही विष्णु शर्मा के सामने उनको एक चैलेंज मिला। और तब उन्होंने पंचतंत्र को लिखा। तो उसको पढ़ने वाला राजनीति शास्त्र में पारंगत होता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो कहानी के माध्यम से अपना तो रियलिज्म जो बोलते हैं कि रियलिटी में कोई चीज हो रही है, जो दृष्टांत हम कह रहे हैं न्याय दर्शन का, उस दृष्टांत को ही इन्होंने पूरा शास्त्र बना दिया। हाँ, उससे मनोरंजन भी है। और तो कहानियां क्या है, याद रहती है। कहानियां याद रह गई तो उसका तत्व तो उसके साथ आ गया। तो जब ये पता चला कि पंचतंत्र बच्चों की किताब नहीं है तो बहुत ही अद्भुत लगा। तो मतलब वो बच्चों की किताब नहीं है, वो राजनीति शास्त्र राजपुरुषों के लिए, राजकुमारों के लिए लिखी गई, जिनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो घट चुकी है। बल्कि मतलब शास्त्रों के अनुसार भी यही है कि लिखा किसके लिए गया, जो कुशाग्र है वो तो सुन के ही गुरु से अर्जित कर लिए, लिखा उनके लिए गया जिनकी बुद्धि अल्प है, ये बोला गया। लेकिन वो भी जब ना समझ में आए, लिखित है, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, तो फिर जो दृष्टांत की बात मैंने कही कि पूरा कहानी ही, अगर आप जो तत्व है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहानी के अंदर ऐसे आपने परोसा है कि वो कॉन्सेप्ट ना लगे, वो विषय की तरह ना लगे, एक कहानी की तरह लगे और एक रोचक कहानी की तरह लगे, कथा की तरह। उसमें आप दृष्टि बता रहे हैं कि आपकी दृष्टि ऐसी लगी कि वो बच्चों के लिए नहीं है। हाँ। सही बात है। कहानी सुनाते सुनाते जब वो कोई शिक्षा की नीति की बात करते हैं तो उसमें बच्चा नहीं समझ पाएगा, बल्कि उस तत्व को भले ना समझ पाए, उस कहानी को याद रख लेगा। तो कुछ वर्ष बाद जब उसे नीति या अपनी बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता होगी तो उसे नहीं पता चलेगा कि उस कहानी का उसके सोच पर प्रभाव है।
ये प्रभाव जैसे कि कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, मैं संस्कृत जगत से हूँ, तो कुछ विद्वान लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए नहीं लिखी गई है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को इतनी रुचिकर लगती है कि वो तो सुनना पसंद करते हैं बच्चे। बल्कि देखिए, राजनीति शास्त्र या उसे उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस भी है। एक एक व्यक्ति जो जगत में जी रहा है तो उसमें हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, तो उसे सही गलत धर्म अधर्म की समझ भी होनी चाहिए। तो वो उस कहानियों से उसके व्यवहार में क्योंकि वो स्मृति का पार्ट हो गया और स्मृति में रह गई तो वो संस्कार पे प्रभाव डालेगी। मतलब बच्चा पहली बार उन चीजों को सुन रहा है और रियलाइज कर रहा है, लेकिन जो बच्चा नहीं है, जो विज्ञ है, वो उसको थोड़ा बच्चों से ज्यादा समझेगा ये इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, और व्यवहारिक उसे लगेगा, क्योंकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो हम लोग आजकल एक वो समाज को देख रहा है और इधर कहानी भी सुन रहा है, तो बड़े लोगों के लिए थोड़ा बड़ा प्रभाव करेगा, अब बच्चों के लिए एक सीढ़ी टाइप का। आजकल एक टिपिकल समस्या बोला जाता है कि नोइंग और डूइंग का गैप है। मतलब जो आपको जानकारी है और जो आप करते हैं उसमें एक भेद है। आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन जब आप व्यवहार करने जाते हैं तो उसमें एक गैप दिखता है, हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए दिख जाता है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट और तत्वों को थ्योरी की तरह समझा है, लेकिन वही जब कहानी आप सुनते हैं तो वो रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल होता है। रियल वर्ल्ड में किस सिचुएशन में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। अब ये जो है ये बच्चों की कहानी है ही नहीं। हाँ, ये बच्चे इसको रियलाइज नहीं किए हैं या इसके मूल तत्व को नहीं समझे हैं। अब बड़े जो है उनके जीवन में घटा है, कोई व्यक्ति आया था, मीठी मीठी बातें, चिकनी चिपड़ी बातें करके ठग के गया है, तो इस कहानी का जरूर प्रभाव पड़ता है, जैसे मुहावरों का प्रभाव पड़ता है। एक जो लोककत्ती होती है या लोकाचार में हर क्षेत्र की अपनी अपनी कहावतें हैं, किस्से बन जाते हैं। वो कहावतों का एक व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो चाहे एक और कहानी जो हमें याद है कि 4 बेटे हैं और पिता मतलब मृत्यु सैया पे है, और चारों बेटों को बुलाते हैं कि एक एक लकड़ी लाओ और तोड़ने को बोलते हैं, अब फिर बोलते हैं गठरी बनाओ, गुच्छा बनाओ, फिर तोड़ के दिखाओ, तो मेरे जाने के बाद एक साथ रहना। तो वो तो बात तो सीधा बोल सकते थे ना, लेकिन वो लकड़ी क्यों मंगाया उन्होंने? जब कोई चीज आप करने जाते हो तब वो ज्यादा आप आत्मसात करते हो, रेदर देन वो एक शब्द है। वो पंचायत में कि ठोकर लगती है तो समझ में आता है और बिल्कुल। और आज के समय में जो विदेशों में एक चलता है कि डायरी में लिखो जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, अपना लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है। तो उसका मतलब क्या है? जब आप पेन से कोई चीज लिखने जाते हो तो उस विचार को आप थोड़ा मजबूत करते हो, उसको आप संकल्प में परिवर्तित करते हो और गहरा डालते हो। तो वही चीज अगर किसी उदाहरण के रूप में आ जाए और कुछ करने आपको बोला जाए कि जाओ लकड़ी लेके आओ, तोड़ के देखो। अब है तो उसके बेटे तो बड़े थे ना, उनको ये कहानी देने की क्या जरूरत है या उदाहरण देने की, और इसे एक बच्चा पढ़ रहा है कहानी के रूप में। तो किसी किसी को वो स्मृति का पार्ट नहीं रहेगी, कहानी उन्होंने सुना, दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसको 100 कहानी सुनाई गई हो और उसे 2 कहानी ना याद हो। हर बच्चे को कोई ना कोई बचपन की कहानी जरूर याद रहती है। तो ये जो व्यवस्था, ये जो शिक्षा का जो देने का डेसिमेशन ऑफ नॉलेज जो हम बोलते हैं, ये भारत का एक अद्भुत मतलब पद्धति थी जो शास्त्र परंपरा से इतर एक जो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उनके लिए भी वो लाभ मिले उस ज्ञान का, उसके लिए व्यवस्था की गई। तो फिर विष्णु शर्मा ने बच्चों के लिए कहानी का माध्यम ही क्यों चुना, जब ये बच्चों के लिए नहीं है? तो जी है, सबसे पहली बात, मंद बुद्धि मतलब क्या, या बुद्धि नहीं है, उसे जिज्ञासा उसमें पैदा नहीं लेगी, क्योंकि वो फंडामेंटल शुरुआती ही विषय उसको समझ में नहीं आती है। तो कोई भी बच्चा कमजोर कैसे होता है एक विषय में? अगर वो क्लास 5 में मान लीजिए गणित में कमजोर है तो 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा, 9 में भी होगा। जब तक आधार आपका मजबूत नहीं है, आगे जाकर के वो विषय कभी मजबूत नहीं होगा। और बल्कि जो मेहनती होते हैं उनका एक तरीका ये होता है कि अच्छा 8 क्लास का ये समझ नहीं आ रहा है तो 7 क्लास में था क्या, तो मैं थोड़ा
बुक मंगा करके देख लेता हूं अगर ये विषय वहां था। तो कहानी सबसे पहली बात क्या करती है, वो स्तर नहीं देखती। कहानी जिससे सिनेमा बनता है, जिससे नाटक मंचन होता है जो थिएटर आर्ट और हमारे व्यवहार के पास चीज, कहानी में जो चीजें होती है वो हमारे जीवन से रिलेटेड होती है, उसमें रस होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट में रस नहीं होता, मैथ्स में भाव नहीं होता है। तो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए बिना भाव और बिना रस के यदि आप दोगे, बल्कि कई ऐसे संप्रदाय हैं भारत में, मैं देखता हूं वो ये बोलते हैं कि क्या ये कथावाचक आजकल संगीत और नाच गाना करते हैं, वेद की विद्या देनी चाहिए, शास्त्रों का। तो मैं ये देखता हूं कि वेद होते हुए भी भगवत गीता है आपके पास, भगवत गीता होते हुए भी महाभारत रामायण है आपके पास, और वो होते हुए भी रामचरितमानस है आपके पास। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, वो रुचि जगाने के लिए तो नहीं, बल्कि देखिए, आपका शिक्षा व्यवस्था इसलिए फेल किया क्योंकि आपने इस पे काम नहीं किया। ये जो इनोवेशन है, जो समझ नहीं आ रहे। रामचरितमानस क्यों लिखी गई? जब तक रामायण है तब भी हाँ, लोक भाषा में लिखी गई। संगीत चाहिए उसमें, लोक भाषा चाहिए, अवधि में चाहिए, आम बोलचाल वो रिलेट कर पाए एक व्यक्ति, जो जानते हैं लोग। बल्कि ये हॉलीवुड में वो काम करेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और लिंग्विस्टिक में कठिनतम अगर देखेंगे क्या है, तो वेद का जो संस्कृत है वो कठिन है। हाँ, वैदिक संस्कृत कठिन है। वो कभी कभी बोलते हैं कि अष्टाध्यायी की भी पहले की बात है कई वेदों में। वो लौकिक संस्कृत सरल है, वैदिक संस्कृत तो कोई चीज कठिन है तो बात ही आत्मसात नहीं हो रही है, तो व्यवहार में कैसे आएगी? धर्म का आखिरी स्वरूप क्या है? आचरण। अगर धर्म की बात हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा है, तो उस ज्ञान का क्या लाभ? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रीटेलिंग हुई बार बार। रामायण होते हुए भी रामचरितमानस लिखी गई, और रामचरितमानस होने के बाद भी कबीरदास के दोहे जैसे आ रहे हैं, है ना? तो वो और सरल है। महर्षि वाल्मीकि भी तुलसीदास जी के रूप में आए कलयुग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में तो बौद्धिक स्तर गिर रहा है ना, यही हुआ ना। मतलब इतना गिर रहा है कि, या किन्हीं का अगर बढ़िया भी था तो बोला गया कि भाव ही नहीं है। आप पोथी पूरा पढ़ लिए और प्रेम का भाव नहीं है, इसलिए कबीरदास मान लीजिए लिख रहे हैं। तो कहीं कहीं अगर इंटेलेक्चुअलिज्म मेंटेन रहा तो उसका सार भाव आशय वो लुप्त होता गया। मतलब वो व्यक्ति का जो जीवन है, वो जो ज्ञान दे रहा है उसके आधार पर वो खुद नहीं जी रहा है। तो वहां पर ये बात आई कि फिर इसका क्या लाभ? और अभी उसमें म्यूजिक, भजन, नृत्य, अब जो कीर्तन है, कीर्तन अभी का एक स्वरूप है जो हरे राम हरे कृष्णा हम कर रहे हैं, उसमें तो अब दोहे भी नहीं रहे। लेकिन इस कारण ये हुआ कि समाज में वो जो ज्ञान है या जो भाव है, जो धर्म को पहुंचाना है, परमिएट करना है, वो समाप्त नहीं हुआ, उसका स्वरूप बस बदल गया। तो उसी प्रकार पंचतंत्र भी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का एक कथा के रूप में उसमें हम देखते हैं। उसमें शायद मूर्ख बच्चों को पढ़ा रहे हैं कहानी के माध्यम से, क्योंकि हाथी उन मूर्ख बच्चों के ज्यादा समीप में है, कछुआ, सियार, तोता, कबूतर, तो इसलिए वो कहानी सुना रहे हैं कि उनसे ज्यादा नजदीक में है। तो मूर्ख से मूर्ख भी समझ जाए तो ये पढ़ाने की अच्छी तकनीक। और उसमें कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं है। वो जो कहानी हो रही है, उस कहानी को उसके मेरिट पर वो पढ़ रहा है, उसमें अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं लाएगा अगर हाथी की कोई बात होगी। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे मंत्री, अमात्य, तो उसने अमात्य को देखा होगा, अच्छा अमात्य ऐसे होते हैं, राजा मतलब ये, तो वो जैसे ही जोड़ेगा तो कहानी भले कोई और हो, लेकिन उसका जो माइंड है वो अर्थ अपने हिसाब से निकालेगा। तो वो बच्चे विद्वान हो गए, समझदार हो गए, राजकाज चलाने के लिए योग्य हो गए। जो हम लोग बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस ही सबसे कॉमन बात नहीं है कई लोगों के लिए, जो व्यवहारिक ज्ञान है। आपको पीएचडी थीसिस पेपर आपने लिखा, लेकिन एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये आप कर नहीं पा रहे। मान लीजिए, है ना, कोई भी क्राइसिस हुआ मान लीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है कि एक समस्या का समाधान, और राजा को यही करना है, निर्णय लेना है और समस्या का समाधान करना है।
तो उसके लिए व्यवहारिक, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए। एक वो प्रैक्टिकल नो हाउ जो हम लोग बोलते हैं कि देखो इतना ज्ञान होना चाहिए जिसका व्यवहार हो, राजा को वो आना चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि टर्म भी आता है, घाट घाट का उसने पानी पिया है। भले वो स्कूल नहीं गया है, अक्षर नहीं जानता है। बल्कि आप ये भी देखिए, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भारत में देखो इतने पॉलिटिशियंस अनपढ़ होते हैं, यहाँ कम से कम पढ़े लिखे लोग होते तो भारत का दिशा और दशा कुछ और होती। राघव चड्ढा जी ज्यादा चढ़ रहे हैं। तो और ये भी बोला जाता है कि अच्छा ये देखो रिटायर्ड आईपीएस थे, ये जज थे, ये इलेक्शन हार गए। ठीक है, तो भारत की जनता यही डिजर्व करती है। अब ये वो मिस कर जाते हैं कि जो व्यक्ति वो जो अनपढ़ है वो पिछले 20 साल से जनता के बीच में है, पढ़ा है, जनता को पढ़ा है। ठीक है, तो वो अक्षर ज्ञान का वहां कोई काम नहीं है। अगर आप भावनाओं को नहीं समझते हैं, सेंटिमेंट को नहीं पकड़ते हैं, माइक पर क्या बोलना है, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो समझ है ये फील्ड में जाने के बाद होता है। हाँ, मुंडन में चले गए, विवाह में चले गए, मरनी में चले गए। तो जो मैकॉले सिस्टम है, वो मैकॉले सिस्टम आपको बस अक्षर ज्ञान देता है और आपको एक लैंग्वेज की दुनिया में रखता है, और व्यवहारिक ज्ञान से कभी कभी बहुत दूर भी कर देता है। नौकर बनाने की विद्याएं सिखाता है। बिल्कुल, कैसे कार्यालय में काम करना है, कैसे। और बहुत लोग बोलते हैं देखो पढ़ा लिखा होकर के ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो संस्कार का शिक्षा व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विद्यालय में विद्याएं नहीं दी जाती। हाँ, पर्सनल लेवल पे कोई शिक्षक एक होता है कि रिस्पॉन्सिबल होके, अकाउंटेबल होके उन्होंने अपना जीवन का अनुभव शेयर कर दिया सिलेबस के बाहर, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो सिलेबस है, आपका जो यूजीसी गाइडलाइन है, एआईसीटीसी है, वो आपको संस्कार नहीं देता। तो पढ़ा लिखा होना और संस्कारित होना इसका सीधा कोई संबंध नहीं है, बल्कि पढ़ा लिखा होने से उसमें जो जड़ है उसके प्रति उसका जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। और वो राजा की गद्दी पे बैठ के वो क्या पढ़ा लिखा का मतलब क्या है कि कुछ विद्याएं हासिल की हो, तो वो तो सुन के भी हासिल कर सकता है विद्याएं। अब उसके पास तो सलाहकार है ना, उसके पास तो सलाहकार है। अक्षर लिखना सीखना, पढ़ना सीखना ये तो जरूरी है। अगर वो नहीं सीखा है तो भी अपना राजकाज चला रहा है। उसके पास सलाहकार है, 10 सलाह देने वाले, किस सलाह पे अमल करना है, ये सेंस राजा को होना चाहिए। अब हमारे गांव में पड़ोस में विद्या चाचा है, लेकिन पढ़े कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका नाम विद्या शुक्ल है। बताइए, लेकिन इतना बढ़िया सब समाधान निकालते हैं, सब संभालते हैं, प्रबंधन करते हैं। बल्कि पुस्तकी ज्ञान से एक समस्या आती है कि हम दुनिया को समझना चाहते हैं, ये भाव आ जाता है जब हम पुस्तक पढ़ते हैं। और जो अनपढ़ होते हैं वो दुनिया से समझना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा रियलिस्टिक समझते हैं। अब ये हमारे न्यायाधीश लोग कितना किताबें पढ़े हैं, कितने विद्याएं जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो न्याय देते हैं तो वहां तो कई बातें हैं। वो तो क्या है, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो तो लॉ को पढ़ रहे हैं, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर वो कम से कम इतिहास को या भारतीय दर्शन शास्त्र को अगर पढ़ेंगे तो फिर निर्णय बदल जाएगा। जैसे मतलब अगर मैं उदाहरण दूं, अब भारतीय न्याय में क्या है कि लॉयर के ऊपर है सब कुछ, या एडवोकेट के ऊपर है सब कुछ, और एडवोकेट का धर्म है अपने क्लाइंट को बचाना। तो कुतर्क क्या है, विवाद। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन यू कांट कन्विंस देन कंफ्यूज। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो, ठीक है। तो नया डेट ले लो, और उनको भी पता है कि 3.5 करोड़ 4 करोड़ केस पेंडिंग है, तो दूसरा डेट मिलते मिलते 6 महीना। और ये जो कंफ्यूज कर रहा है, तो ये न्याय शास्त्र में है कोई? यहाँ का न्याय शास्त्र में नहीं है, वहां का न्याय उसको सोफिस्ट बोलते हैं। मतलब अच्छा। 2 परंपरा आई, एक को बोला गया एजुकेशन, एक को बोला गया एकेडमी। एकेडमी मतलब होता था कि पैसा नहीं लेना है ज्ञान का, जो भी आएगा यहाँ हम सत्य की चर्चा करते हैं। उसमें सोक्रेटिस रहे, प्लेटो रहे, सुकरात रहे, और वो बोलते थे कि ये जो एजुकेशन वाले ये लोग सब सोफिस्ट लोग, ये लोग पैसा लेते हैं। और ये लोग बोलते ये जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर वगैरह नहीं, मनोविज्ञान स्ट्रीट स्मार्ट, आपको जीवन में जीना है
इनकम कैसे कमाना है उसके लिए स्मार्ट होना पड़ेगा, तो ये एजुकेशन लाए, उसको एजुकेशन बोलते हैं। तो मैनिपुलेट करना जो होता है, तो उसी परंपरा से लॉयर आए। तो एडवोकेट वो ग्रीस से ही ये आए जो लॉयर्स का एक झूठे का अंग्रेजी क्या है? लायर। लायर शायद तो हम रिलेट करते हैं कि तो ये वही है। तो लॉयर का परंपरा था कि भाषा को इंटरप्रेट करना, जो आपने बोले ना अति व्याप्ति और व्याप्ति नहीं होना, यही लॉयर का काम है। ये किसी भी कंक्लूजन तक ना पहुंचे, दोष डाल देना उसमें, दोष ने कंफ्यूज कर देना। अब जैसे भगवान राम का टेम्पल पे मान लीजिए अयोध्या की बात आ रही है, तो कहानी है वो त्रेता युग पे कि रामायण है कि नहीं, इसी पे विषय ही बदल गया पूरा। अब 500 साल पहले मंदिर है, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाए। सीधा बात यह था कि उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, ये सरल है ना। अब इस पे आएगा कि राम जी काल्पनिक पुरुष है कि अब उस पे पूरी चर्चा चली गई, वो ज्यादा कठिन कार्य है क्योंकि युगों में परिवर्तन हो गया ना, युग अलग था है? तो इन्होंने वो जो प्रमेय है न्याय उसी को बदल दिया। प्रमेय ये था कि वहां मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, हम वापस रिक्लेम करना चाह रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नहीं है। पढ़ करके जज लोग बैठे और वकील लोग बैठे हैं। जज लोग नहीं, जज में ये प्रॉब्लम है कि उनको लग रहा है कि एक देखिए पढ़े लिखे में एक प्रॉब्लम होता है, पढ़े लिखे में ये प्रॉब्लम होता है कि समाज का भला हमें पता है, अनपढ़ लोगों को नहीं पता है। तो वो इस पॉइंट से सोच रहे हैं कि सही और गलत हमको मतलब नहीं है। देखो अगर ऐसा हम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश का बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने पिछले 100 साल में देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर भारत से नहीं कंट्रोल होता है। अलग बात है कि योगी जी को उस समय तक मान लीजिए नहीं समझे थे कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। वो भरोसा नहीं था किसी को, मतलब भारत के कानून व्यवस्था पे किसी को भरोसा नहीं था कि दंगा फसाद हमेशा से हुआ। तो न्यायाधीश ऐसे सोच रहे हैं, वो सही और गलत है। उनको लग रहा है कि देखो मेरे इस निर्णय से देश में आग लग जाएगी, तो ये मेरा कर्तव्य है कि इसे मुझे डिले करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम भी यही कारण है। नॉर्थ ईस्ट का समाधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनको था कि अगर एक निर्णय लेंगे तो दूसरा ग्रुप नाराज हो जाएगा, दूसरा निर्णय लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। ठीक है, यही मामला रहा कि हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया, तो जबकि संविधान में हिंदी को बताया। तो इसलिए क्षत्रिय धर्म या क्षत्रिय होना इसलिए होता है ना कि वो ग्रेटर गुड सोचता है, वो थोड़ा थोड़ा अभी बस सब सही रहे, उसमें भविष्य को नहीं बर्बाद करता है वो। हाँ, दूरदर्शिता होती है उसमें। ठीक है, तो दूरदर्शिता तो जब योगी जी हैं तो वो क्षत्रिय ही है बाई वर्ण अगर बोलेंगे। तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो वर्ण दूसरे प्रकार के उनमें वो इनहेरेंट, अब लोग बोलेंगे कि ये जातिवाद नहीं, उनका जो डीएनए उनके पूर्वज उसी परंपरा से आए। इसीलिए हमारे जैसे सनातनियों को योगी जी पसंद आते हैं एज ए राजा, एज ए राजा। ये अब मोदी जी जिस भी प्रकार से हो, उनका माइंडसेट ये होगा कि देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए। बनिया वाली बात, कमाई हो, पैसा आए, ताकत आ जाएगा। ठीक है, तो गुजरात इसी तरह सोचेगा, है ना। तो सोचने का अपना अपना तरीका है, उससे डिसीजन प्रभावित होता है। तो न्यायाधीश का भी है कि उनका पैरामीटर धर्म अधर्म नहीं है कि हमने ये धर्म है और ये अधर्म नहीं, इसके वजह से हत्याएं हो जाएंगी, इसकी वजह से हो जाएगा। तो पूरा महाभारत तो वॉर ही है। तो धर्म हमेशा से सर्वोपरि रहा है। तो ये वो शिक्षा क्योंकि इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने क्या शिक्षा ली है? ग्रीस में एक कॉन्सेप्ट है क्लीमेंसी का। क्लीमेंसी क्या होता है कि एवरी सिनर इज अ फ्यूचर। किसी ने अगर गलत काम किया है उसके बारे में भी सोचो, वो सुधर सकता है बाद में। तो इनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ग्रीस का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर दंड नीति क्यों आई कि दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, केवल उस व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है कि बाकी देखेंगे तो समझेंगे कि ये चीज नहीं दोहराना है, क्योंकि हमें भी ये दंड मिलेगा। हाँ, वो दुख में, जैसे अभी तमिलनाडु में एक जुडिशियल किलिंग का एक केस आया कि 7 पुलिस ऑफिसर ने एक क्रिमिनल को मान लीजिए जेल में ही मार दिया, तो उसके लिए शायद उन्हें मौत की सजा हुई है। हुआ हम बता इसमें हुआ क्या, बाप बेटा नहीं, कहानी पे नहीं जा रहे हैं, कहानी पे नहीं जा रहे। पॉइंट है कि वो डिसीजन इसलिए लिया गया कि पूरे भारत के पुलिस जो है इस बात को समझे कि फांसी की सजा टीवी में, ठीक है, वो हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में, वो बदलने का संभावना है। लेकिन मैंने पॉइंट यह है कि दंड नीति का क्या, सुनने में तो अजीब लग सकता है, लेकिन दंड नीति का ये काम है कि ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। लेकिन जो व्यक्ति आदर्शवादी हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि एक गलत व्यक्ति में भी सुधार करने की क्षमता है, इसलिए उसे फांसी मत दो,
उसे 14 साल 15 साल रखो और रिहेबिलिएट करो। लेकिन उससे होता क्या है कि समाज में ये मैसेज जाता है कि क्राइम करने वाला भी तो, बल्कि रांची में हमको कुछ लोग ऐसे मिले थे, वो बोलते थे कि कुछ लोग जेल जाना इसलिए पसंद करते हैं, उनका घर भी नहीं है, बोले कि हमें खाना मिल जा रहा है, रहने को मिल जा रहा है। उतना ही एस्पिरेशन है जीवन का कि हमें तो व्यवस्था मिल गई, बिना कुछ किए हमें मिल जा रहा है, और वहां उनका सर्कल अपना चल रहा है, दोस्ती यारी जो भी है। तो जज जो है वो, क्योंकि ग्रीस और सोक्रेटिस और एरिस्टोटल को मानते हैं कि ये मानव सभ्यता के सबसे ऊपर वाले लोग हैं, तो इन्होंने जो बोला है वो सबसे सर्वोपरि बात की है। और पूरा जो शास्त्र आपका पढ़ा है, जो ज्ञान भारतम कह रहा है कि 90 लाख और 1 करोड़ ग्रंथ है, उसका एक बोलते हैं इंग्लिश में आयोटा भी नॉलेज नहीं है कि भारतीय धर्मशास्त्र क्या कहता है। इनको ये लगता है कि जाति और सती में खत्म हो जाता है पूरा शास्त्र। तो शिक्षा प्रॉब्लम नहीं है, वो है कि वो शिक्षा का जो एंकर है वो वहां है, जो मैकॉले सिस्टम मिला है। बल्कि मैकॉले यही स्टैब्लिश किया था कि हमें जनता को नहीं बदलना है, जनता और हमारे बीच में एक लेयर पॉलिट ब्यूरो